हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन करने का। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों पर अध्ययन किया है, बहुत सारे प्रश्नों को अध्ययन कर रखा है। आज भूगोल के अंतर्गत जो हमारा अध्ययन चल रहा है वो विश्व के भूगोल पे चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए और अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। साथ ही साथ और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है ये आपके हर एग्ज़ाम, हर वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बैंक हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई गई है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है, इस उद्देश्य से वीडियो आप सभी तक पहुंचाई जा रही है। तो दोस्तों फटाफट से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं कि विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि महासागरों के निम्नलिखित राहत क्षेत्रों में से किसमें घाटियाँ और खाइयाँ देखी जाती हैं। आपका विकल्प क्या है? महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, मध्य महासागरीय कटक या फिर अगाध मैदान। बात समझ में दोस्तों, महासागरों के निम्नलिखित राहत क्षेत्रों में से किसमें घाटियाँ और खाइयाँ देखी जाती हैं। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, मध्य महासागरीय कटक या फिर अगाध मैदान। फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे ही वीडियो शुरू हो गया दोस्तों फटाफट से पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि आप ये देख सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों। महाद्वीपीय शेल्फ की बात करें, एक उथला क्षेत्र होता है और महाद्वीपीय ढलान जो होता है यहाँ समुद्री घाटियाँ और गहरी खाइयाँ पाई जाती हैं। मध्य महासागरीय कटक की बात करें तो ये पहाड़ी श्रृंखला होती है। अगाध मैदान समतल गहरा क्षेत्र होता है, यहाँ खाइयाँ नहीं बनती। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसमें घाटियाँ और खाइयाँ देखी जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय ढलान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय ढलान इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में सप्तऋषि नामक नक्षत्र निम्नलिखित में से किसके साथ सहवर्ती है। आपका विकल्प है ओरियन, वृश्चिक, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। समझ दोस्तों, भारतीय पौराणिक कक्षाओं में सप्तऋषि नामक नक्षत्र निम्नलिखित में से किसके साथ सहवर्ती है। ओरियन के साथ, वृश्चिक के साथ, अर्सा मेजर के साथ या फिर अर्सा माइनर के साथ। तो भारतीय पौराणिक कथाओं में सप्तऋषि नामक नक्षत्र निम्नलिखित में से किसके साथ सहवर्ती है। ओरियन, वृश्चिक, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्सा मेजर जो है वो नक्षत्र समूह से संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्सा मेजर। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मशरूम चट्टानें जिन्हें रॉक पेडेस्टल भी कहा जाता है कि प्रक्रियाओं की सबसे हड़ताली अभिव्यक्तियों में से एक है। जल अपर्दन, वायु अपर्दन, गुरुत्वाकर्षण अपर्दन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मशरूम चट्टानें जिन्हें रॉक पेडेस्टल भी कहा जाता है कि प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, यानी कहने मतलब है किस अपर्दन की प्रक्रिया का परिणाम है, सबसे हड़ताली अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। जल अपर्दन, वायु अपर्दन, गुरुत्वाकर्षण अपर्दन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु अपर्दन। और वायु अपर्दन कौन से विकल्प में दे रहा है? तो ये बी विकल्प में दे रहा है। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकार के हिसाब से सबसे बड़ा सागर है। भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी या फिर फिलीपींस का सागर। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आकार के हिसाब से सबसे बड़ा सागर माना जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर फिलीपींस सागर है दोस्तों। तो आकार के हिसाब से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये फिलीपींस सागर है, जो कि आपके डी विकल्प में दे रहा है दोस्तों। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत भ्रंशों के बीच भूमि के ऊपर उठने या भ्रंशों के बाहर भूमि के धंसने से बनते हैं? विकल्प है ब्लॉक पर्वत, नए पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर वलित पर्वत। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत भ्रंशों के बीच भूमि के ऊपर उठने या भ्रंशों के बाहर भूमि के धंसने से बनते हैं? विकल्प क्या कह रहा है? ब्लॉक पर्वत, नए पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर वलित पर्वत। तो दोस्तों, जिस प्रकार के पर्वत भ्रंशों के बीच भूमि के ऊपर उठने या भ्रंशों के बाहर भूमि में धंसने से बनते हैं वो पर्वत कौन से होते हैं? तो पर्वत कौन से होते हैं? वो पर्वत होते हैं ब्लॉक पर्वत। कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों? ब्लॉक पर्वत होते हैं। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जो ब्लॉक पर्वत होते हैं प्यारे दोस्तों, इनके उदाहरण होते हैं विंध्य, सतपुड़ा और हर्ष पर्वत, जो कि जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि पृथ्वी की सतह के निकट वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होती है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि है जो पृथ्वी की सतह के निकट वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होती है? सूर्य की विकिरण, पृथ्वी से निकली हुई विकिरण, चालन या फिर संवहन। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर सूर्य द्वारा ऊष्मा पहुंचने के बाद सतह गर्म होती है। फिर यह गर्म सतह अपने संपर्क में आने वाली वायु को की जो निचली परत होती है उसको गर्म करती है और यह प्रक्रिया चालन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? यह प्रक्रिया चालन के द्वारा होती है। प्यारे दोस्तों, चालन आपके सी विकल्प में दे रहा है, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा मध्य यूरोप को गर्म वायु का आनंद लेने देती है? आपके विकल्प क्या है? चिनूक हवा, फोएन हवा, जोंडा या फिर बर्गविंड। प्रश्नों को ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी हवा मध्य यूरोप को गर्म जलवायु का आनंद लेने देती है? चिनूक हवा, फोहेन, जोंडा या फिर बर्गविंड। तो आपको बता दूं दोस्तों, मध्य यूरोप की जलवायु को गर्म बनाने में फोहेन नामक गर्म और शुष्क पर्वतीय हवा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि जो हवा मध्य यूरोप को गर्म जलवायु का आनंद लेने देती है वो हवा कौन सी है? तो वह है फोहेन। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? फोहेन प्यारे दोस्तों, जो कि बी विकल्प में दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस पवन को बर्फ भक्षक के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प क्या है? हरमट्टन, चिनूक, सिरोको या फिर मिस्ट्रल। प्रश्नों को ध्यान से समझिए दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पवन को बर्फ भक्षक के नाम से भी जाना जाता है? हरमट्टन, चिनूक, सिरोको या फिर मिस्ट्रल। तो आपको बता दूं, बर्फ भक्षक के नाम से जिस पवन को जाना जाता है वो चिनूक हवा है दोस्तों। क्योंकि चिनूक हवा ऐसी है जो राखी क्षेत्रों में चलती है और तेज़ी से बर्फ़ में पिघल जाती है, इसलिए इसे बर्फ भक्षक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिनूक। और चिनूक दे रहा है बी विकल्प में प्यारे दोस्तों। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ती है? ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ती है? आइसोहाइट्स रेखाएं, बैत रेखाएं, समोच्च रेखाएं या फिर आइसोबार रेखाएं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो याद रखिएगा, समान काल्पनिक जो काल्पनिक रेखा जो समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आइसोहाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? आइसोहाइट्स रेखाएं, जो कि आपके ए विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो आपका क्या कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वीप समूह सागर किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर का, लाल सागर का, बाल्टिक सागर का या फिर उत्तरी सागर का। तो द्वीप सागर किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या फिर उत्तरी सागर। तो याद रखिए, द्वीप समूह सागर को एजियन सागर भी कहा जाता है और यह भूमध्य सागर का एक भाग है। किसका हिस्सा है? तो ये भूमध्य सागर का भाग है। ठीक है।
तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम द्वीप समूह सागर की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है एजियन सागर। क्या नाम है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है एजियन सागर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपने क्या देखा कि द्वीप समूह सागर का किसका हिस्सा होता है, तो ये भूमध्य सागर का हिस्सा होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है एजियन सागर। अगला प्रश्न क्या है, किस काल को मछलियों का युग कहा जाता है, कैम्ब्रियन काल को, पर्मियन काल को, ट्राइएसिक काल को, या फिर डेवोनियन काल को। किस काल को मछलियों का युग कहा जाता है। क्या दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सर्दी लगी हुई है, इसलिए आवाज़ निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। किस काल को मछलियों का युग कहा जाता है, कैम्ब्रियन, पर्मियन, ट्राइएसिक, या फिर डेवोनियन। तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि मछलियों का युग या उपाधि डेवोनियन काल को दी गई है, क्योंकि इस काल में मछलियों का अत्यधिक विकास हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डेवोनियन। डेवोनियन कौन से विकल्प में दे रहा है, तो डी विकल्प में दे रहा है। तो आपका प्यारे दोस्तों डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा काल पेलियोजोइक युग का हिस्सा नहीं है, डेवोनियन, ट्राइएसिक, कैम्ब्रियन, पर्मियन। निम्नलिखित में से कौन सा काल है जो पेलियोजोइक युग का हिस्सा नहीं है। विकल्प क्या है, डेवोनियन, ट्राइएसिक, कैम्ब्रियन, पर्मियन। तो याद रखिएगा, पेलियोजोइक युग में जो शामिल काल हैं वो कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है और पर्मियन है। और जबकि ट्राइएसिक काल मोनोजोइक युग का हिस्सा है, पेलियोजोइक का नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट्राइएसिक। ट्राइएसिक आपके बी विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प सही माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो विश्राम कोण के बारे में सही है, या किसी पदार्थ की आंतरिक संशक्ति पर निर्भर करता है। नरम शिथिल पदार्थ का विश्राम कोण अधिक होता है, चट्टानों और संपीड़ित तलछट का विश्राम कोण कम होता है, या उपरोक्त सभी। याद रखिए, यह कोणों की आंतरिक संशक्ति का घर्षण पर निर्भर करता है, ये बात सही है। नरम शिथिल पदार्थ का विश्राम कोण अधिक होता है, तो ये गलत है। चट्टानों पर संपीड़ित तलछट का विश्राम कोण सम होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा होता है। इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ विस्तारित होने पर सर्क का निर्माण कर सकती हैं। कौन सी भू आकृतियाँ विस्तारित होने के पर सर्क का निर्माण कर सकती हैं। पिंगो, निवेशन, हालोज, हम्माक्स, लिथालसा। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, सर्क हिमानी क्रियाओं से बनने वाला कटोरा आकार का उत्पाद होता है। इसके बनने की प्रक्रिया अवस्था निवेशन हालोज होती है, जो विस्तारित होकर बाद में सर्क का रूप ले लेती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निवेशन हालोज। निवेशन हालोज आपके बी विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिण अमेरिका के गुयाना हाईलैंड्स में पाए जाने वाले टेबल टॉप पर्वत या मेसा को क्या कहा जाता है। टोर, गुल्च, पोट्रेट्रो, या फिर टेपुई। बस में दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के गुयाना हाईलैंड्स के पास पाए जाने वाले टेबल टॉप पर्वत या मेसा को क्या कहा जाता है। टोर, गुल्च, पोट्रेरो, या फिर टेपुई। तो दक्षिण अमेरिका के गुयाना हाईलैंड में पाए जाने वाले टेबल टॉप पर्वत को टेपुई कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, टेपुई कहा जाता है। तो टेपुई डी विकल्प में दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या है, माउंट रोराइमा। इसका क्या हो जाएगा, माउंट रोराइमा।
सॉरी। मेरा दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि दक्षिण अमेरिका के गुयाना हाईलैंड्स में पाए जाने वाले टेबल टॉप पर्वत या मेसा को क्या कहा जाता है, तो ये टेपुई कहा जाता है। तो आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, माउंट रोराइमा। अगला प्रश्न है, नदी का वह भाग जो जलमार्ग के मुख्य चैनल से हटकर नीचे की ओर मुख्य धारा में पुनः मिल जाता है, क्या कहलाता है। नदी का ऐसा भाग जो जलमार्ग के मुख्य चैनल से हटकर नीचे की ओर धारा में पुनः मिल जाता है, क्या कहलाता है। ब्रेड चैनल, एना ब्रांच, एट या फिर डेल्टा। दोस्तों, नदी का ऐसा भाग जो मुख्य धारा से अलग होकर नीचे की ओर फिर मुख्य धारा में मिल जाता है, उसे एना ब्रांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एना ब्रांच कहा जाता है। और एना ब्रांच आपके बी विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सिंक होल से संबंधित नहीं है। आपका विकल्प है सेनोट, डोलिन, सोलेट, मोगोटे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सिंक होल से संबंधित नहीं है। तो देखिए, सोनोट सिंक होल से बना पानी भरा कुंड होता है। डोलिन सिंक होल का ही एक रूप है। सोलेट वह स्थान है जहां जल सतह के नीचे काष्ठ से चला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोगोटे। मोगोटे जो है वो सिंक होल से संबंधित नहीं है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, किसी पर्वत श्रृंखला पर दो चोटियों के बीच सबसे निचले बिंदु को क्या कहते हैं। काल, एरेट, मोरेन, टोर। यह दोस्तों किसी काम के कारण आज सेशन जो है वो थोड़ा छोटा रखा जाएगा। तो किसी पर्वत श्रृंखला पर दो चोटियों के बीच सबसे निचले बिंदु को क्या कहते हैं। तो किसी पर्वत श्रृंखला में दो चोटियों के बीच का सबसे निचला बिंदु काल कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है, काल, कॉल। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ढलान भू-आकृतियों के युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित है। चट्टान पर्याप्त ऊंचाई वाली ऊर्ध्वाधर या भाग ऊर्ध्वाधर चट्टान होती है। ये बात बिल्कुल सही है। काल दो अभिसरण या संगम नदियों के बीच की भूमि होती है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। कि कौन वास्तव में दो चोटियों के बीच का सबसे निचला बिंदु होता है। तो यहाँ पे केवल पहला सही है, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में सिस्पल द्वीप स्थित है। हंगरी, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों, सिस्पल द्वीप ये डैन्यूब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो ये डैन्यूब नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, ये डैन्यूब नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये हंगरी का हिस्सा है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम थर्मोकास्ट झील से संबंधित नहीं है। क्रेटर झील, थाव झील, टुंड्रा झील और थाव अवसाद। दोस्तों, थाव झील, टुंड्रा झील और थाव अवसाद ये तीनों ही थर्मोकास्ट झील से संबंधित है, पर क्रेटर झील का संबंध थर्मोकास्ट झील से नहीं होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तलछट के जमाव से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं, जो नदी के मुहाने से तो निकलकर धीमे गति से बहने वाले या स्थिर जल में प्रवेश करने पर नदी द्वारा बहकर लाई जाती है, बहा कर लाई जाती है। तलछट के जमाव से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं, जो नदी के मुहाने से निकलकर धीमी गति से बहने वाले या स्थिर जल में प्रवेश करने पर नदी द्वारा बहा कर लाई जाती है। डेल्टा, बाढ़ या मैदान, दलदल या जरोड़ पंख। तो क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डेल्टा। क्या हो जाएगा, डेल्टा। जो बहा कर लाई जाती है तब इसका निर्माण होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वनाच्छादित आर्द्रभूमि को क्या कहा जाता है। दलदल, टोर्स, दलदल या फिर डेल्टा। देखिए, दो बार वही प्रश्न आ गया दोस्तों। कहने का मतलब विकल्प वही चीज़ है। तो विकल्प ए और सी एक ही है, आप कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो वनाच्छादित आर्द्रभूमि को क्या कहा जाता है, तो दलदल कहा जाता है। तो आपका सी विकल्प क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पहले से मौजूद चट्टान के टूटने से बनी चट्टान की चादर को क्या कहते हैं। डायट्रेम,
डाइक, गयोड, गीजर। तो पहले से मौजूद चट्टान के टूटने से बनी हुई चट्टान की चादर को डाइक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? डाइक कहा जाता है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा कि पहले से मौजूद चट्टान के टूटने से बनी हुई चट्टान की चादर को किस नाम से जाना जाता है? तो डाइक नाम से जाना जाता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि पैटागोनिया 2 राष्ट्रों से मिलकर बना एक क्षेत्र है। वो 2 राष्ट्र कौन से हैं? पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और इटली, अर्जेंटीना और चिली, चिली और पेरू। तो दोस्तों पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका का एक विस्तृत ठंडा और शुष्क पठारी क्षेत्र है। ये अर्जेंटीना और चिली से बना हुआ है। तो आपका सी विकल्प सही माना जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में इर्सी सेनवेल्ट या आइस जायंट्स की दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ़ की गुफा स्थित है? जर्मनी में, हंगरी में, ऑस्ट्रिया में, स्विट्ज़रलैंड में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। में इर्सी सेनवेल्ट या आइस जायंट्स की दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ़ की गुफा स्थित है? तो ये ऑस्ट्रिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया में स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। याद रखिएगा, जितनी आप मेहनत करेंगे और जितना आप शिक्षा किसी को दूसरे को देंगे उतना ही आपको उल्टा मिलेगा दोस्तों। कि क्रिया का एक प्रतिक्रिया नियम होता है, न्यूटन का तीसरे नियम के अकॉर्डिंग है। और शिक्षा ही सफलता की असली कुंजी होती है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।